हेलो स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग पेपर के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स की ई लेक्चर की सीरीज़ में हमने अभी लास्ट लेक्चर में जो कि ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में देखा था। अब इस लेक्चर में हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑडिटर को कौन कौन सी सेवाएं नहीं देनी चाहिए। ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ये बताया गया सेक्शन 144 में। अंकेक्षक द्वारा प्रदान नहीं की जाने वाली कुछ सेवाएं, इन सेवाओं के बारे में बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 144 में। इस सेक्शन में कहा गया है कि जो ऑडिटर होता है वो संचालक मंडल, जो डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और अंकेक्षण समिति, अगर किसी में ऑडिट कमेटी है तो उसके द्वारा जो भी सेवाएं बताई जाती हैं, अनुमोदित सेवाएं जो होती हैं वो दे सकता है ऑडिटर, लेकिन उन सेवाओं में ये सेवाएं सम्मिलित नहीं की जा सकती। इसमें सबसे पहले आता है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, लेखांकन एवं पुस्तपालन सेवाएं। अगर कोई ऑडिटर, किसी फर्म का ऑडिटर नियुक्त किया जा रहा है तो वो उस फर्म की अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज उसको नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो उसके अकाउंट्स भी मेंटेन करने की सर्विसेज दे रहा है, उसका ऑडिटिंग भी कर रहा है, ये काम वो एक साथ नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिट और जो आंतरिक अंकेक्षण है उसकी सेवा भी नहीं दे सकता। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और उसे लागू करने की सेवा भी नहीं दे सकता है। एक्चुअरियल सर्विसेज, जिन्हें बीमांकित सेवाएं भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, विनियोजन परामर्श सेवाएं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, विनियोजन बैंकिंग सेवाएं। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, बाहरी स्रोत वाली वित्तीय सेवाएं। मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रबंध सेवाएं एवं एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज में बी प्रेस्क्राइब, और अन्य कोई निर्धारित सेवाएं वो नहीं दे सकता है। एक ऑडिटर तभी किसी फर्म के ऑडिट ऑडिट बिना किसी इंटरेस्ट के कर पाएगा जब वो उसमें उसका किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट ना हो, नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी ऑडिटर जो होगा, अगर वो किसी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो उस कंपनी में वो अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, बुक कीपिंग सर्विसेज, उसकी इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल जो ऑडिटर होता है, कम जो स्टेटरी ऑडिटर होता है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो इंटरनल ऑडिटिंग की सेवाएं, अगर डिजाइन कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ऐसी कोई सेवा भी नहीं दे सकता। कोई बीमित सेवाएं वो भी नहीं दे सकता। कोई एडवाइजरी सेवाएं भी नहीं दे सकता कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस सेवाएं दे रहा है, ऐसा भी नहीं दे सकता। कोई आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी नहीं दे सकता है। साथ ही जो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो भी नहीं दे सकता है। और इसमें अदर सर्विसेज भी इंक्लूड की जा सकती हैं, टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब कर दी जाती है लोग के द्वारा। अब बात आती है कि ऑडिटर अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर वो सेवाएं देंगे तो भी ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें इंडिविजुअल खुद आएगा, अगर इंडिविजुअल खुद भी नहीं दे सकता, उसका कोई रिश्तेदार है, अगर उसका कोई रिलेटिव है तो वो भी ऐसी कोई सेवाएं नहीं दे सकता। अगर उसका कोई सहयोगी है, कोई व्यक्ति का संबंध, रिलेटिव है, सहयोगी है, उससे कोई संबंध है तो वो व्यक्ति भी नहीं दे सकता। अगर किसी भी सत्ता में, किसी भी कॉरपोरेट में, किसी भी कंपनी में अगर उसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका कोई कंट्रोल है, तो वो भी अगर जिस सत्ता में है, जिसमें उसका कंट्रोल है, अगर वो भी ऐसी कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो भी ऑडिटर उसमें नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो वो इस तरह की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। अगर ऑडिटर फर्म है तो फर्म के केस में उसके पार्टनर, कोई एक पार्टनर हो सकता है, सारे पार्टनर अगर ऐसी ऐसी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोई उसका सहायक है या उसकी कोई किसी में सबसे में इंटरेस्ट है, कंट्रोल है, तो वो फर्म भी ऐसी जो उपयुक्त सेवाएं बताई गई हैं वो सेवाएं नहीं दे सकती। तो एक ऑडिटर को निष्पक्ष होकर ऑडिट करनी होती है। इस वजह से ये सारी जो सर्विसेज बताई गई हैं वो ऑडिटर ये सर्विसेज नहीं दे सकता। ऑडिटर ही नहीं, अगर उससे कोई उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई सहायक है या ऐसी कोई कंपनी जिसमें उसका कंट्रोल है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो कंपनी भी ऐसी सेवाएं, कोई सत्ता, कोई कंट्रोल, कोई ऑर्गेनाइजेशन वैसी सेवाएं नहीं दे सकता। फॉर्म के केस में उसके पार्टनर नहीं दे सकते, पार्टनर्स रिलेटिव नहीं दे सकते, और उस पार्टनरशिप फॉर्म का किसी में कंट्रोल और इंटरेस्ट है तो वो फॉर्म भी ऐसी सेवाएं नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 145, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 145। ये सेक्शन बताता है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना। The person appointed as an auditor of a company shall sign the
ऑडिटर्स रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर किसी पर्सन को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी में, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे और अदर डॉक्यूमेंट कंपनी के जो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग उसे बनाने हैं, तो अदर जो दस्तावेज हैं उन सब पे वो साइन करेगा और उनको सर्टिफाई करेगा, प्रमाणित करेगा। ये उसकी ड्यूटी है, ये सेक्शन 145 कहता है कि उसको साइन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर्स which have any adverse effect of the functioning of the company mentioned in the auditor's report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company। अगर कोई उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल मैटर्स पे कोई क्वालिफिकेशन, कोई ऑब्जर्वेशन है, उसके कोई कमेंट्स हैं, तो जो भी कोई टिक्का टिप्पणी है, कोई अवलोकन है, तो उसको ऑडिट रिपोर्ट में तो उल्लेख करता ही है कि ऐसा कुछ मुझे ऑब्जर्वेशन मिला है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन मिली है, कोई कमेंट्स, अगर कोई कमेंट टिक्का टिप्पणी करता है किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर जो कि कंपनी के फंक्शनिंग पे विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, जो कंपनी के जो संचालन है, कंपनी के संचालन पे विपरीत प्रभाव डालते हैं, ऐसे कोई कमेंट्स हैं, ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन है, ऐसे कोई क्वालिफिकेशन है, इन सबको वो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करेगा। साथ ही उन सबको क्या करेगा, रीड करेगा कंपनी की जनरल मीटिंग में। कंपनी जनरल मीटिंग जो बुलाई जाएगी, मेंबर्स वगैरह होंगे, उन सबके सामने उनको रीड भी करेगा। और जो मेंबर्स होंगे उनके लिए इंस्पेक्शन के लिए उसको खुला रखेगा कि कोई भी मेंबर आके उसको पढ़ सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो जो भी कोई ऑडिट, एक पर्सन जो ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे और अदर कोई डॉक्यूमेंट हैं जो प्रोविजन ऑफ द एक्ट को अकॉर्डिंग उसको बनाने हैं, उन सब के ऊपर साइन करेगा, उनको सर्टिफाई करेगा। और अगर उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मैटर्स पे कोई ऑब्जर्वेशन मिलता है, कोई वो टीका टिप्पणी कमेंट करता है, क्वालिफिकेशन को मिलती है, तो जो कि कंपनी के फंक्शनिंग पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में मेंशन करेगा और उन सबको जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने पढ़ेगा और साथ ही उन मेंबर्स के निरीक्षण के लिए उनको ओपन भी रखेगा। ये बताया गया सेक्शन 145 में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 146। सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, ऑडिटर्स टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, अंकेक्षकों को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित रहना होगा। All notice of and other communication relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor of the company। जो कंपनी की जो जनरल मीटिंग होगी, साधारण सभा से संबंधित कोई भी नोटिस हो, समस्त नोटिस और अदर कोई समस्त इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी के अंकेक्षक को प्रेषित करनी होगी कंपनी को। ऑन द ऑडिटर, ऑडिटर क्या करेगा, एंड द ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा अगर एग्जम्प्टेड नहीं किया गया हो उस केस में अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर एनी जनरल मीटिंग एंड शैल हैव राइट टू बी हियर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न हिम एज ए ऑडिटर। तो कंपनी को क्या करना है, अगर कंपनी की जनरल मीटिंग आने वाली है तो इससे रिलेटेड जो भी समस्त नोटिस हैं, समस्त सूचनाएं हैं, वो सब ऑडिटर को प्रेषित करेंगी। और ऑडिटर क्या करेगा, वह कंपनी की साधारण सभा में खुद स्वयं है तो स्वयं को, खुद हिमसेल्फ को या फिर उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित करेगा। वहां पे खुद उपस्थित होएगा या अपने प्रतिनिधि को उपस्थित कर सकता है जो कि एक अंकेक्षक की योग्यता रखता हो, और उसको उस साधारण सभा में सदस्यों द्वारा सुने जाने का अधिकार होगा जो वह कंपनी व्यवसाय के किसी भाग से संबंध रखता हो। जो कंपनी व्यवसाय है, जो कंपनी का बिजनेस है, उससे रिलेटेड किसी भी भाग पे अगर कोई मेंबर कुछ बोल रहे हैं तो उनके सुनने का भी उसको अधिकार होगा। तो जो भी ऑडिटर है, जब तक इसको कार्य मुक्त नहीं कर दिया गया, वो ऑडिटर कंपनी की जनरल मीटिंग्स को अटेंड करेगा। खुद को अटेंड करना जरूरी है, या खुद अटेंड नहीं हो सकता तो एक अधिकृत अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे वो भेजेगा, और रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो भी एक ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है, और उसको राइट होगा कि वहाँ मेंबर्स को सुन सकता है, जो भी कंपनी के बिजनेस के मैटर्स हैं उनके ऊपर जो भी बहस हो रही है वो उसको सुनने का अधिकार भी रखता है। और कंपनी को क्या करना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है जनरल मीटिंग से रिलेटेड वो सारी ऑडिटर को भेजनी पड़ेगी। तो सेक्शन 146 कहता है कि जो अंकेक्षक होंगे उनको कंपनी का साधारण सभा में उपस्थित रहना जरूरी है। अब आता है सेक्शन 147। सेक्शन 147 बताया गया है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, उल्लंघन के लिए क्या सजा हो सकती है, ये उल्लेख करता है सेक्शन 147 धारा 147
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 ये बताती है, फॉर द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 139 टू 146 जो पढ़ चुके हैं अभी तक। 139 जो अपॉइंटमेंट से लेके 146 जो हमने बात करी थी कि एक ऑडिटर कंपनी क्या करेगी, एक ऑडिटर को जो भी एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस वगैरह होगी वो भेजेगी। तो उसमें अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, कोई दोषी पाई जाती है, कोई उल्लंघन करती है कंपनी, शैल बी पनिशेबल विथ ए फाइन, तो उसके पनिशमेंट लगेगा, उसको फाइन देना पड़ेगा ₹25,000 टू 5 लाख टू कंपनी। तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा 25,000 से 5 लाख तक। तो यदि 139 146 धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी अर्थदंड से दंडनीय होगी। कंपनी पर अर्थदंड लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, और यह जुर्माना 25,000 से कम नहीं होगा, जिसे 5 लाख तक भी फैलाया जा सकता है। एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, अगर कोई ऑफिसर डिफॉल्ट पाए जाते हैं, देन पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सटेंडेड टू 1 ईयर, 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, और साथ ही फाइन भी लग सकता है 10,000 तक से 1 लाख तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई ऑफिसर डिफॉल्ट पाया जाता है तो उसको 1 साल की जेल की सजा भी हो सकती है, या फिर उस पर फाइन लग सकता है जो कि 10,000 से 1 लाख तक का हो सकता है, या फिर उसको दोनों भी हो सकते हैं, या उसको जेल भी हो सकती है और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये तो है कंपनी और ऑफिसर्स के लिए। फिर आती है ऑडिटर की बात। अगर ऑडिटर सेक्शन 139, 143 इसमें ड्यूटीज बताई गई हैं, 144 जिसमें बताया था कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऑडिटर नहीं दे सकता है, सेक्शन 145 इसमें था कि ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह साइन करनी है, शैल बी पनिशेबल विथ ₹25,000 टू 5 लाख। ये जो जुर्माने की राशि है वो चेंज होती रहती है। कुछ जगह ये अमाउंट जो है वो 5,000 से लेके अपने 1 लाख तक भी दिया हुआ है। तो ये अमाउंट भी बार बार कंपनी जो एक्ट है उसमें अमेंड करते रहते हैं। तो अगर कोई ऑडिटर सेक्शन 139, 143, 144, 145 का उल्लंघन करता है तो उस पर भी फाइन लगाया जा सकता है। वो फाइन 25,000 से 5 लाख तक का हो सकता है, या फिर कुछ जगह ये फाइन जो दे रखा है वो दे रखा है 5,000 से 1 लाख तक का भी हो सकता है। इफ ऑडिटर विलफुली और नोइंगली कॉन्ट्रावेंट द अबव सेक्शन, अगर वो जानबूझकर ऐसे सेक्शन का उल्लंघन करता है, जानबूझकर कंपनी को या उसके लेनदारों को, कर अधिकारियों को धोखा देने का भी प्रयास ऐसा करता है वो अबाउट सेक्शन विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी और स्टेक होल्डर और कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर इन सेक्शन का उल्लंघन करता है तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसको जेल की सजा भी हो सकती है फॉर द पीरियड ऑफ विच एक्सटेंडेड टू 1 ईयर, 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, और उसे फाइन लगाया जा सकता है 1 लाख टू 25 लाख। ठीक है। तो अगर वो अननोइंगली जानबूझकर नहीं करता है, अननोइंगली करता है, तो उस केस में तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो होगा 25,000 से 5 लाख तक का हो सकता है। और अगर जानबूझकर कंपनी और उसके स्टेक होल्डर्स को धोखा देने के उद्देश्य से ऐसा करता है तो उसको 1 साल की जेल की सजा भी हो सकती है, और उसे फाइन भी लगाया जा सकता है। वो फाइन होगा 1 लाख से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है। तो ये सब सेक्शन हमें ध्यान रखने हैं। इससे आगे के जो सेक्शन हैं उसमें हम उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।